तो हमारा आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। ठीक है जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है जी, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर जनरली आयनिक इन नेचर. General characteristics of some of their compounds are discussed here. Oxides and hydroxides. Right, these all are metals. These all are metals. और metal के जितने भी oxides होते हैं, they are basic in nature. ठीक है जी, metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature. ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हो, कैसे पता कर सकते हो? लेट्स सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, Na2O प्लस SO और आई राइट H2SO4, तो ये दे दिया मैंने। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक ट्रिक दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था, हमने सॉल्ट देखा है, सॉल्ट देखा है सभी ने। उसका जो टेस्ट होता है, अगर मैं उसको टेस्ट करता हूँ तो वो सॉल्ट ही होता है। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट को पानी में ऐड कर दूँ तो जो पानी का टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा? सॉल्टी। ठीक, अब दूसरे केस में मैंने ये किया, शुगर लिया, चीनी ली, उसको टेस्ट किया तो वो मीठी होती है ना, स्वीट होता है टेस्ट। और उसको अगर मैं पानी में मिक्स कर दूँ तो भी टेस्ट क्या रहेगा हमारा? स्वीट रहने वाला है ना। तो मतलब जो टेस्ट था सॉल्टी या स्वीट, वो दोनों किसकी वजह से थे? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से, है ना, सॉल्ट की वजह से या शुगर की वजह से। अब जब हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वाटर की वजह से उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, है ना। मतलब वाटर की वजह से उसने कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं की। तो ऐसे ही वाटर, ये मेरे पास क्या है? Na2O, मैंने बताया दे आर बेसिक इन नेचर। जब भी आपको लगे कहीं पे मेटल ऑक्साइड है और उसका रिएक्शन आया हो, जो सिंपली ऐड वाटर टू इट। अगर आप यहाँ पे वाटर ऐड करते हो तो इट बिकम्स NaOH प्लस H2SO4। अब ये क्या हो गया? एक एसिड हो गया और एक बेस हो गया, तो आपको सॉल्ट मिल जाएंगे एंड वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है जी, वाटर ने उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं लेके आया, है ना। अगर वो एसिडिक ऑक्साइड था तो उसने बेस बना, सॉरी बेसिक ऑक्साइड था तो उसे बेस बना दिया, एसिडिक ऑक्साइड होगा तो उसे वो एसिड बना देगा। ऐसे ही एक रिएक्शन लेता हूं मैं, मैंने Na2O लिया और SO3 लिया। नाउ SO3, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। जस्ट सिंपली ऐड वाटर टू इट। यहाँ पे भी H2O ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी H2O ऐड कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट? 2NaOH प्लस H2SO4, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट। तो ये तो जस्ट मैंने जनरली बात किया। उसके बाद ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म मेनली ऑक्साइड्स, ये मैंने कल भी बताया था, Li2O प्लस सम peroxides LiO2, sodium form peroxide Na2O2 and some peroxide NaO2, while potassium, rubidium and cesium form superoxide। जब मैंने आपको बताया था छोटा कैटायन छोटे आयन के साथ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो उस आयन के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, सॉरी, बड़ा कैटायन मेरा बड़े आयन की तरफ मूव करेगा, जहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, कम चार्ज होगा, वो कम चार्ज वाले आयन के पास जाएगा। कल लास्ट वाली क्लास में मैंने वो बताया था। Under appropriate conditions, pure compounds M2O, M2O2 and MO2 may be prepared. The increasing stability of peroxide or superoxide, ये ध्यान रखिएगा, the increasing stability of peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to stabilizing of large anion by larger cation through lattice energy effect. छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ स्टेबलाइज होगा, बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबलाइज होगा। बाय ड्यू टू लैटिस एनर्जी इफेक्ट, ड्यू टू लैटिस एनर्जी
एनर्जी इफेक्ट। देखो अगर मैंने यहाँ पे छोटा कैटायन लिया तो ये छोटे एनायन के साथ स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि इन दोनों के पास कोई भी पोलराइजिंग नहीं होगी, है ना। अगर मैं कहीं पे छोटा कैटायन ले लेता हूँ और एक बड़ा एनायन ले लेता हूँ तो ये क्या करेगा, इसे पोलराइज कर देगा। ये कैटायन इस एनायन को पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो वो हमने यहाँ पे नहीं करना है। तो करेंगे क्या, हम बड़े कैटायन को बड़े एनायन से स्टेबलाइज करेंगे। बड़े कैटायन को बड़े एनायन के साथ स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। इसकी वजह से टू डू लैटिस एनर्जी, जब आपको आगे भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, these oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxide according to the reaction। मेरे पास M2O था, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो ये क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, राइट, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, M2O2 मेटल हाइड ये पेरोक्साइड थे, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसने भी क्या दिया हमें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या दे दिया, साथ में H2O2, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सुपर ऑक्साइड लिया। जब सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड H2O2 और साथ में मिल रहा है हमें O2, ठीक है जी, हमें क्या मिल रहा है, O2, राइट। तो ये था हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स का विद द वाटर, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, पेपर में वहां पे वो पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करें, द ऑक्साइड्स एंड peroxides are colorless when pure, ठीक है जी, colorless when pure, but superoxides are yellow or orange in color। The superoxides are also paramagnetic, superoxide are also paramagnetic। अब ये देखो, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड इज दिस, राइट, और सुपर ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। और मैंने बताया था कि जब भी मेरे पास MOT में अगर मेरे पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस भी थी, ठीक है, ऑड है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होने वाला है। इवन अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होंगे हमारे डायमैग्नेटिक विद टू एक्सेप्शंस। वहां पे दो एक्सेप्शंस थी, कौन कौन सी दो एक्सेप्शंस थी, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10 थे एंड 16, ये दो एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर पैरामैग्नेटिक, दो एक्सेप्शंस। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे हमारे पास सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस, तो भैया वो क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और अगर मेरे पास O2 माइनस 2 है, ये क्या है, पर ऑक्साइड आयन है, दिस इज पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन हमारा क्या हो जाएगा जी, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 होते हैं हमारे इवन नंबर, और इवन के लिए Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry। बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, ठीक है। Why is KO2 paramagnetic? अभी मैंने आपको बताया था, superoxide O2 minus is paramagnetic because of one unpaired electron in pi star antibonding to p molecular orbitals में हमारे पास यहाँ पे क्या है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पेपर में जब आप स्कूल वाले भी एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी इंडेक्स और एग्जाम्पल्स बहुत चांसेस होते हैं कि वो वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद the hydroxides which are obtained by reaction of oxide with water are all white crystalline solids. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, these all are crystalline solids. The alkali metal hydroxides are the strongest of all bases, ये हमें मालूम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी बेसिस होते हैं, they are mostly strong bases and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense हाइड्रेशन। बहुत सारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसी वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं हैलाइड्स की। द अल्कली मेटल हैलाइड्स MX are all high melting colorless crystalline solids. They can be prepared by the reaction of appropriate oxides, hydroxides or carbonate with aqueous hydrohalic acid. All of these halides have high negative hydration enthalpy of formation. Metal halides MX are all high melting colorless crystalline solids. Metal halides आपने देखे हैं NaCl, अब ये सबके घर पे है। ठीक है, high melting colorless crystalline solids. They can be prepared by the reaction of appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid. ठीक है जी। All these halides have negative enthalpies of formation, मतलब जब भी ये फॉर्म करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। राइट। सो नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, जब भी एक मेरा आयन, पॉजिटिव आयन किसी नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो स्टेबल हो रहे हैं, तो दे विल रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। Enthalpy of formation for fluoride becomes less negative as we go down the group. फ्लोरीन साइज छोटा होने की वजह से फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऐसे में क्या करेंगे ये हमारे फ्लोरीन्स के केस में, जैसे मैंने लिथियम फ्लोराइड लिया तो दिस विल एमिट सबसे ज्यादा एनर्जी, एंड देन लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सॉरी लिथियम फ्लोराइड लिया, उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड, फिर KF, RBF, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। लिथियम फ्लोराइड में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है जी। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव, इसकी मोस्ट नेगेटिव और जैसे से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वो कम होगी। While the reverse is true for enthalpy of formation for chlorides, bromides and iodides. Means lithium X में सबसे कम एनर्जी रिलीज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद सोडियम X में, फिर उसके बाद पोटेशियम X में। ठीक है, दिस X can be chlorine, bromine और इधर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड्स है कुछ। For a given metal, enthalpy of formation becomes less negative from fluoride to iodide. ठीक है, enthalpy of formation becomes less negative, जैसे ये है हम फ्लोराइड से कहाँ पे जाते हैं, आयोडाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम फ्लोराइड लिया। ठीक है, सबसे पहले लिथियम फ्लोराइड, उसकी लेस नेगेटिव है, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर उसके बाद KF, फ्लोराइड्स की बात नहीं कर रहा, ये जनरल बात कर रहा है। यहाँ पे हमने सोडियम फ्लोराइड लिया तो इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, फिर लास्ट में सोडियम आयोडाइड। इस तरीके से वो डिक्रीज हमारी करते हुए चली जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद all these halides are soluble in water because of their high hydration enthalpy, because of high hydration enthalpy. All these halides are soluble in water. The low solubility of lithium fluoride in water due to its high lattice enthalpy. ठीक है जी, लिथियम फ्लोराइड की solubility पानी में कम क्यों है? This is
द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लीजिएगा। The low solubility of lithium fluoride in water is due to its high lattice enthalpy, whereas the low solubility of cesium iodide is due to smaller hydration enthalpy of its two ions। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिथियम बाय लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड, they are very, why they have very low solubility in water। तो lithium fluoride high hydration enthalpy and cesium iodide they have very low hydration enthalpy। These are the two examples। ठीक है जी। तो भैया इसे बड़े ध्यान से करिएगा, पूछे जाएंगे पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा पेपर में, बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड ethyl acetate। लिथियम इज सॉल्युबल इन pyridine आल्सो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे salts and oxo acids, right? salts of oxo acids। अब ये oxo acids क्या बोला है? oxo acids होते हैं in which acidic proton is on hydroxyl group। मतलब जैसे हमने H2SO4 लिया, ठीक है जी, दिस इज द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, S डबल बॉन्ड O OH। इसके पास दो H हैं और वो दोनों कहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट है। ऐसे ही मैंने H3PO2 लगाया, H3PO2, अभी कितने H पॉजिटिव देगा, एक ही देगा। P डबल बॉन्ड O, एक OH हो गया, ये एक H हो गया और एक H हो गया। ठीक है, ये सिर्फ ये वाला एक H पॉजिटिव देगा, ये वाले H पॉजिटिव नहीं देंगे, क्योंकि H पॉजिटिव कहाँ से निकलता है, हमेशा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स, राइट। तो ऑक्सो एसिड्स यहाँ पे ये क्या बोलता है, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल, एसिडिक प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप। अब ऑक्सो ग्रुप क्या होता है, ये वाला, दिस इज एन ऑक्सो ग्रुप, दिस इज एन ऑक्सो ग्रुप, जहाँ पे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, वो ऑक्सो ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होना चाहिए और उसमें ऑक्सो ग्रुप भी होना चाहिए, अटैच्ड टू द सेम एटम। एग्जांपल कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका अगर हम देखें तो ये H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, COOH OH H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ पीते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देखो यहाँ पे S था, उसके साथ O2 थे, ये O2 हो गए और OH होल ट्वाइस, राइट। जो एसिडिक प्रोटोन है वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट, एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। चलिए आगे करते हैं उससे। इसके बाद हमने यहाँ पे the alkali metal forms salts with all the oxo acids। alkali metal forms salts with all the oxo acids, सारे के सारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है। they are generally soluble in water and thermally stable। ठीक है जी, ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स, एल्कली मेटल जो है वो हमारा सभी ऑक्सो एसिड्स के साथ मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं, और वो जो सॉल्ट्स बनते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। दे आर कार्बोनेट M2CO3 and in most cases the hydrogen carbonates are highly stable to heat। they are very stable to heat। अभी बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। as the electropositive character increases down the group, the stability of carbonates and hydrogen carbonates increases। lithium carbonate is so stable to
is not so stable to heat. Lithium, being very small in size, polarizes the large carbonate ion, leading to the formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide. Its hydrogen carbon does not exist as solid. It does not exist as solid. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखो, अब स्टेबिलिटी के बारे में बात आई। स्टेबिलिटी हमें हमेशा, मतलब ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। देखो, मैं यहाँ पे हम सिंपल सी चीज बताता हूँ। जितने भी हमारे एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, all metal carbonates are stable to heat. All metal carbonates are stable to heat. कैसे हैं ये स्टेबल? वाई? कोई भी आप मेटल कार्बोनेट ले लो, यहाँ पे अगर आप Na2CO3 की बात करोगे, Na2CO3, K2CO3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अगर आप कोई भी मेटल कार्बोनेट लेते हो, इनको छोड़ के, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स को छोड़ के, एंड एक्सेप्ट लिथियम मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो कोई भी, तो वो क्या देगा हमें? मेटल ऑक्साइड देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। डीकार्बोक्सिलेशन होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ, CaCO3 लिया, उसे हीट किया, तो वो क्या देगा मुझे? कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होती हैं हमारी, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हापा, जिन्हें हम बोलते हैं हापा। ये कौन कौन से होते हैं? Hg, Ag, Pt, Au। इन मेटल का कोई भी कंपाउंड होगा, मेटल कंपाउंड्स ऑन हीटिंग गिव metals. Metal compounds of these metals on heating gives pure metal. कैसे? Let's suppose मैंने Hg2CO3 लिया, ठीक है, HgCO3 ले लिया, कुछ भी, ठीक। इसको मैंने हीट किया तो ये क्या करेगा? HgO देगा, साथ में क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैंने फर्दर हीट कर दिया तो दिस विल गिव अस Hg प्लस हाफ। इनमें से कोई भी एलिमेंट होगा हमारा, कोई भी एलिमेंट होगा अगर हमारा, ठीक है जी, Hg है, Ag है, Pt है, Au है, ये ऑटोमेटिकली हमें क्या देंगे? प्योर मेटल दे देंगे। बट ये वाले जो कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 1 के, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, दे आर हाईली स्टेबल टू हीट। ठीक है, दे आर थर्मली स्टेबल, वेरी स्टेबल टू हीट। यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है, ये दिया हुआ है, दे आर हाईली स्टेबल टू हीट, दे डू नॉट डिकम्पोज। इस चीज का आपको ध्यान रखना, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेटल कार्बोनेट्स, अब मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है, हमें याद कर लिया, कितना याद कर लोगे, है ना? एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेस। लिथियम कार्बोनेट हमारा अनस्टेबल है, वो Li2CO3 लोगे, जैसे हमारा ये सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट था, अगर आप इसे भी हीट कर दोगे तो ये क्या करेगा? हमें लिथियम ऑक्साइड देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर देगा। ये तो हर एक का है, कोई भी मेटल कार्बोनेट लेके आओगे, उसे हीट करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो लिथियम स्मॉल साइज की वजह से इजीली ब्रेक कर जा रहा, राइट। अब यहां से ये नोट डाउन कर लिया। अब देखो, स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मुझे यार कितना याद रखूं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? एक फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है, विच इज R/Q। R/Q मोर मतलब मोर स्टेबल। ये रूल जनरली हर जगह लग जाएगा। R/Q मोर तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे एज सच एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया? लिथियम लिया।
लिथियम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास Li2CO3 थे, Na2CO3 था, ठीक है, K2CO3 था, Rb2CO3 था और CS2CO3 था। यहाँ पे लिथियम के पास कितना चार्ज है, +1, सोडियम के पास +1, पोटेशियम के पास +1, रुबिडियम के पास +1, सीजियम के पास +1। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज करता है। तो मतलब भैया रेडियाई जो था वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। क्यू चार्ज है, क्यू क्या है, सभी का सेम है। क्यू क्या है, हमारा सेम है भाई, या यू कैन से क्यू हमारा सेम है। तो जैसे जैसे हम R अपॉन क्यू इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। चलो ये तो कार्बोनेट के लिए था, ये तो आपको मालूम था। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो R अपॉन क्यू, R इंक्रीज कर रहा है, क्यू सेम था, तो R अपॉन क्यू का जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये तो सिंपल सा था। अब मैं यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स लेता हूँ, अलग अलग कंपाउंड्स लूंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया Na2CO3, ठीक है। एक मैंने ले लिया MgCO3 और एक ले लिया Al2CO3 होल थ्राइस, ठीक है जी। ये 3 कंपाउंड्स लिए मैंने, और यहाँ पे मैंने डिस्कस करा आप लोगों से कि भैया मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इनके साइजेस की बात करता हूँ, अब यहाँ पे सोडियम जो है वो एज Na पॉजिटिव है, यहाँ पे मैग्नीशियम Mg+2 है, ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे सभी के पास अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, यहाँ पे प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन्स 10। तो इस केस में अगर मैं साइज का एक, है ना, रेडियस का देखा जाए, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, ठीक है, और फिर सबसे बड़ा किसका, फिर सबसे छोटा किसका होगा, Al+3 का साइज होगा, राइट। और अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, तो चार्ज यहाँ पे +1 है, फिर यहाँ पे +2 है और +3 है। तो R अपॉन क्यू रेशो किसका सबसे ज्यादा होगा जी, जिसका रेडियस सबसे बड़ा किसका है, सोडियम का, और चार्ज सबसे छोटा है। तो मतलब Na2CO3 सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। फिर उसके बाद साइज छोटा भी होगा, चार्ज भी बढ़ गया, MgCO3, फिर उसके बाद इसका साइज भी छोटा हो गया और चार्ज भी बढ़ गया, तो बन गया Al2CO3 होल थ्राइस। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये कर लिया एनॉमलस प्रॉपर्टीज। अब एनॉमलस प्रॉपर्टीज की मैंने आपको पहले बताया था क्या था। द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो काफी हाई रहेगी। As a result, there is increased covalent character of lithium compounds, which is responsible for their solubility in organic solvents. ठीक है जी, उसका हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इसमें organic solvents में। Further, lithium show diagonal relationship in magnesium, which has been discussed subsequently. तो भैया एनॉमलस बिहेवियर के दो रीजन क्लियर हो गए आपको। एक तो उसका भैया स्मॉल साइज होता है और उसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, हाई पोलराइजिंग पावर है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। क्या हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, points of differences. Lithium is much harder. Its melting point and boiling points are higher
देन अदर एल्कली मेटल्स। ठीक है जी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स हायर रहेंगे। फाइन। इसके बाद lithium is the least reactive but the strongest reducing agent। least reactive है but it is the strongest reducing agent because of its high standard electrode potential। on combustion in air it form mainly monoxides। ये हमने पढ़ा था। बाकी सब क्या कर रहे थे, सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स बना रहे थे। लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, सिर्फ लिथियम जो था वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना रहा था। लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट। लिथियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट, लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और वो कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा LiCl.2H2O में, whereas other alkali metal halides do not form hydrates, वो हमारे hydrates form नहीं करते हैं। lithium hydrogen carbonate is not obtained in the solid form while all other elements form solid hydrogen carbonates। ठीक है जी, हमने अभी पढ़ा था वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब क्या कर रहे थे, हमारे सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल फॉर्म नो इथाइनाइड। इथाइनाइड मतलब भैया जैसे हमने ये बनाए थे सोडियम इथाइनाइड, NaCa NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज सोडियम इथाइनाइड। अगर दोनों तरफ हम सोडियम लगा देंगे तो भी सोडियम इथाइनाइड है। ठीक है, लिथियम जो था वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metal nitrates decompose to give metal nitrites। important point, this is again very important point, ये क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्शन है। लिथियम नाइट्रेट, अब लिथियम नाइट्रेट क्यों डिकम्पोज कर गया भैया, लिथियम का साइज बड़ा छोटा था, नाइट्रेट आयन का साइज बड़ा था, तो अगर हमने इसे हीट किया तो ये किस में जाएगा, लिथियम ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ऑक्सीजन में। बट बाकी जो थे जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके नाइट्राइट को अगर हम हीट करते हैं तो ये नाइट्रेट को तो सोडियम नाइट्राइट बनाते हैं, NaNO2 और ऑक्सीजन। ठीक है जी, lithium fluorides and lithium oxides are comparatively much less soluble in water. Why? Because of their high lattice enthalpy. Because of their high lattice enthalpy. Lithium fluoride and lithium oxides are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of other alkali metals। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये पेपर में आएंगे, क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, उसे हम क्या बोलते थे, डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप की हमारे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, एक तो उनके सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई थे, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये हमने पढ़े थे पीछे। और दूसरे थे हमारे सिमिलर पोलराइजिंग पावर या सिमिलर चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, सिमिलर पोलराइजिंग पावर और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। क्लियर हो गया जी, ये आपको ध्यान रखना है। The similarity between lithium and magnesium is particularly striking and arises because of their similar sizes, atomic radii। lithium 152 होता है, magnesium 160 picometer है, ionic radii 76 and 72। The main point of similarities are both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements in the respective groups। lithium and magnesium react slowly with water, they react very slowly with water,
बाकी रिमेनिंग विगरसली रिएक्ट करते हैं. देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस soluble and their hydroxide decomposes on heating. Both form nitride, lithium nitride and magnesium nitride by direct combination with nitrogen. Lithium directly react कर रहा था तो magnesium भी react करेगा. The oxides of lithium and magnesium do not combine with excess oxygen to give any superoxide. अब वो सिंपल ऑक्साइड और परऑक्साइड थोड़े से परऑक्साइड बना रहे थे, बट कभी भी सुपर ऑक्साइड्स वो नहीं बनाएंगे. Carbonates of lithium and magnesium decomposes easily on heating to form the oxide and carbon dioxide. Lithium carbonate तो वो स्टेबल भी नहीं थे, जरा सा हीट किया तो ब्रेकअप हो जा रहे थे, बट सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हमारे डिकम्पोज कर जाते हैं ऑन हीटिंग. Solid hydrogen carbonates are not formed by lithium and magnesium. लिथियम के हमारे सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं बनते हैं. सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं. ठीक है जी. बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल. फैक्ट है, लर्न करना है. बोथ लिथियम क्लोराइड एंड magnesium chloride are deliquescent and crystallizes from aqueous solution as hydrate Li2 LiCl.2H2O LiCl2.8H2. मतलब it absorb moisture from the atmosphere. जैसे आपने देखा होगा जो हमारा नमक होता है ना, वैसे यूजुअली तो वो क्या रहता है, फ्री फ्लो रहता है, बट जब बरसातों का मौसम होता है तो इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं. राइट. तो ये है हमारा यहाँ पे